चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए बताएं कहाँ थे हम लोग। यही थे, है ना? तो इसके क्या रह रहे थे, फंक्शन रह रहे थे मेरे ख्याल से, है ना? फंक्शन पहला काम था ऑल इंडिया सर्विस का एग्जाम एंड सिलेक्शन। दूसरा ग्रुप ए एंड बी की सर्विस का एग्जाम कंडक्ट कराना और सिलेक्शन करना। ठीक, बात समझ में आ गई? क्योंकि मैंने बताया कि ऑल इंडिया सर्विस कितनी है, 3 सर्विस है हमारे पास, है नहीं? एक आईएएस है, एक आईपीएस है और एक आईएफएस है। आईएफएस कौन सी है? ये फॉरेस्ट सर्विस है, फॉरेन सर्विस नहीं है। ठीक, लिखो, नेक्स्ट लिखो, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, लिखो। ऐसा सुनिए, आप पहले लिखिएगा अपनी मर्जी से। प्रेसिडेंट द्वारा दिया गया कोई अन्य कार्य, अदर वर्क फ्रॉम प्रेसिडेंट। ठीक, बता रहे हूं मैं, समझा रहा हूं, आप लिख सकते हो इसे जैसे भी लिखो। एनी अदर वर्क फ्रॉम प्रेसिडेंट, एनी अदर वर्क फ्रॉम प्रेसिडेंट। ये काम किसके हैं? यूपीएससी के। ठीक, और बता देता हूं, अगर आपको कुछ ऑल अदर लिखना है तो और भी बता देता हूं मैं। जैसे कि आपको लगे कि भाई प्रमोशन होना है, आपका कैडर में जो दूसरा कैडर बदला जाना है, तो वो भी काम इसके होते हैं। अभी फिलहाल आप इन 3 चीज़ों को ही समझें, 3 काम वो करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हो गई बात भाई? अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारे पास? अभी फिलहाल हम देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर में आते हैं इसकी। कौन सी में आते हैं? लेजिस्लेटिव पावर। किसकी है बेटा? प्रेसिडेंट की, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो अभी आप कलम रोक के पहले मेरी बात सुने।
आर्टिकल 79 कहता है कि भारत की एक पार्लियामेंट होगी, है नी? और पार्लियामेंट के जो हाउस होंगे वो दो होंगे, एक एलएस होगा और एक आरएस होगा। एलएस मतलब लोकसभा और आरएस मतलब राज्यसभा। दो हाउस है ना पार्लियामेंट के, ठीक। लेकिन वो कहता है कि पार्लियामेंट, ठीक है दो हाउस होंगे, लेकिन पार्लियामेंट के जो ऑर्गन होंगे, ऑर्गन कितने होंगे? तीन होंगे। एक होगा उसमें प्रेसिडेंट। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट का जो कंपोजिशन है, पार्लियामेंट का कंपोजिशन कितने लोगों से मिलकर बनता है? कई बार ये स्टेट में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि पार्लियामेंट किन किन लोगों से मिलकर बनती है। तो अकेले इससे नहीं बनती, अकेले इनसे नहीं बनती, लेकिन क्या है, वो प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है। इसका मतलब उसके पास कहीं ना कहीं कोई लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक। अब देखिए आर्टिकल 79 जो कहता है वो पार्लियामेंट होगी, और पार्लियामेंट के जो ऑर्गन होंगे वो तीन होंगे, एक लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक। तो पहली बात तो इसमें ये आ गई। दूसरी बात जो हम इसके आर्टिकल पे बात करेंगे 85 पे करेंगे। तीसरी बात हम करेंगे 111 पे। चौथी बात करेंगे 123 पे। ये आर्टिकल है जो उसका दिख रहा है, ठीक। हाँ भाई, रेडी हैं? आपको कोई टेंशन? ये सिर्फ 4 आर्टिकल डिस्कस करने। एक तो ये हो चुका है कि बेशक वो पार्लियामेंट का क्या है, पार्लियामेंट की किसी कार्रवाई में भाग नहीं लेता, लेकिन उसका क्या है, वो ऑर्गन है, तो इसका मतलब उसके पास ये लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक। आर्टिकल 85 में 3 वर्ड लिखे हुए हैं। तीन वर्ड लिखे हुए हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूं। एंड ऑफ सेशन पहला वर्ड है। टू इन्फॉर्म दूसरा वर्ड है। एंड डिजॉल्व, डिजॉल्व, 3 वर्ड लिखे हुए हैं, और तीनों को समझना अभी आपको बस। एंड ऑफ सेशन, टू इन्फॉर्म और एंड डिजॉल्व। देखिए इन तीनों का मतलब समझिएगा अब आप। पहला है एंड ऑफ सेशन। एंड ऑफ सेशन, इस बात को समझिए। एंड ऑफ सेशन का मतलब होता है, आप हमारी बात समझिए, कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसके 3 सेशन होते हैं। एक को कहते हैं बजट सेशन, एक को कहते हैं बजट सेशन, दूसरा होता है मॉनसून, मॉनसून सेशन, और तीसरा होता है विंटर, विंटर सेशन। कितने सेशन हैं? 3 सेशन है। अब आप हमारी बात समझिए, ये पूरे ईयर में आने, कितने दिन में आने? 12 मंथ में। कितने दिन में आने? 12 मंथ में। न्यूज़पेपर नहीं लाए होगे आज बुच्ची? हैं? था ही नहीं जहां से रोज लेते हैं आप। नहीं तो कोई ऐसा नहीं है जो घर पे डाल दे किसी से? 2 बजे के बाद है, 9 बजे के बाद। तो आप नेक्स्ट डे तो ला सकते हो उसे यार, नेक्स्ट डे तो ला सकते हो। हाँ भाई, कितने सेशन है? कितने दिन के? तो एक सेशन कितने दिन का हो गया? लगभग
हो गया या नहीं? अब क्या चल रहा है इस टाइम जो चल रहा है अभी? बजट सेशन चल रहा है, जुलाई अगस्त है, ये हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ये हो जाएगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं पूरी तरीके से? कितने सेशन होंगे? यहां लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट का एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6 मंथ। इसका मतलब टोटल ये हो गया कि एक साल में 2 सेशन तो आपको बुलाने ही पड़ेंगे। ये बात तो कंफर्म हो गई कि एक साल में कम से कम कितने 2 सेशन आपको बुलाने ही पड़ेंगे। अब इन सेशन को जो एंड करता है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। यानी कि प्रेसाइडिंग अफसर कौन होगा इनका? लोकसभा स्पीकर होगा। यहां राज्यसभा चेयरमैन होगा। लोकसभा स्पीकर इस हाउस को 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 2-3 दिन के लिए क्या कर सकता है? वो इसे सस्पेंड कर सकता है, रोक सकता है, लेकिन सेशन का एंड नहीं कर सकता। आप हमारी बात पूरी समझ गए? सेशन को एंड करने की पावर किसके पास है? कितने दिन हो गए? 120, 4 मंथ में। तो 119वें दिन जो एंड करेगा वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। यानी कि अब देखिए, मान लीजिए मैं आपके यहां पढ़ा रहा हूं, मैं कौन हूं? एक लोकसभा स्पीकर मान लीजिए आप मुझे, है नहीं? तो मुझे पता है कि मैं 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर किसी दिन छुट्टी होगी तो क्या मैं अनाउंसमेंट करूंगा या मेरा कोचिंग करेगा? क्योंकि वो कौन है? प्रेसिडेंट है। तो वो जो कहेंगे वो होगा। आप ऐसे बात समझ गए नहीं कि मैं सेशन को चला रहा हूं, पर डे चला रहा हूं, और मुझे अगर गुस्सा आ जाए, आप लोग थोड़ा सा हो जाए, तो मैं 2 कदम आज क्लास नहीं ले रहा मैं। लेकिन ये बात हो जाए कि आपका सिलेबस पूरा ना हो, ये नहीं हो सकता भाई। कई बार ऐसा होता है पार्लियामेंट में कि लोग जो है गुस्से में आ जाते हैं, चेयर फेंकनी शुरू कर देते हैं। अब प्रेसिडेंट को कहना कि सर ये तो बहुत एग्रेसिव हो गए, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, नहीं, ये पावर किसके पास है? लोकसभा स्पीकर के पास है कि वो 2 घंटे को कह देगा, जाओ अभी निकलो, अभी कोई बात नहीं होनी, जाओ चाय पी के आओ। आप हमारी बात समझे या नहीं समझे कि सेशन का एंड करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। सेशन को स्टॉप करना या सस्पेंड करना कितने दिन के लिए? 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। कौन कर सकता है? स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है, सस्पेंड कर सकता है कुछ दिन के लिए। वो कौन है? लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा का चेयरमैन कर सकता है। लेकिन सेशन का एंड कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट करेगा। नेक्स्ट सेशन को बुलाएगा भी प्रेसिडेंट। सेशन का एंड भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट। आप हमारी बात समझ गए पूरी तरीके से? तो मतलब जो कानून बनाने या लॉ की प्रोसेस में है, वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के ऊपर ही है। बुलाएगा भी वही और सेशन का एंड भी वही करेगा। अब सेशन में क्या क्या काम होंगे इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। कौन से कानून बनेंगे नहीं बनेंगे, है नहीं, ये किसका मामला है? ये इंटरनली मामला पार्लियामेंट का है। लेकिन तब तक कोई कानून नहीं बन सकता जब तक सेशन नहीं आएगा। और सेशन बुलाने की पावर किसके पास है? सेशन को एंड करने की पावर किसके पास है? तो सेशन को एंड कौन करेगा? वो करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब उसके पास लेजिस्लेटिव पावर है या नहीं है? है, नो डाउट। नहीं बुलाएगा तो कानून नहीं बनेगा, और बुलाएगा तो कानून बनेगा। हाँ भाई, आपने इसमें क्या लिखा कि एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 6 मंथ। बेटा सुनो, ये 3 सेशन लिखे मैंने। क्यों बेटा? 3 सेशन लिखे मैंने। आप बजट सेशन, मॉनसून सेशन, और हाँ कई बार वो इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है
कि इनमें से कौन सा सेशन नहीं होता है, तो वो समर सेशन लिख दे। तो 3 ही सेशन है, याद रखना मेरी बात। कौन कौन सा है? बजट, मॉनसून एंड विंटर। और कोई सेशन नहीं है, 3 ही सेशन आएंगे। बजट सेशन, बजट पेश हो गया, याद है आपको? वही उस पर चर्चाएं चल रही हैं, अब उस पर डिबेट हो रही है। 75 डेज में बजट पास करना बहुत जरूरी होता है, बाकी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, बाकी सेशन का एंड हो जाएगा। उसके बाद कौन सा सेशन आएगा? मॉनसून आएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा? विंटर आएगा। कोई समर सेशन नहीं होता है। कितने सेशन होते हैं? सिर्फ 3 सेशन होते हैं। और वो ऐसे पूछ लेता है, क्रोनोलॉजी में ना पूछे, लेकिन वो ये बात जरूर पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा नहीं होता है। उन्हें 4 ऑप्शन दे रखे, बजट, मॉनसून, विंटर एंड समर। तो क्या लगाएंगे अब आप? समर। हो गई बात। एंड ऑफ सेशन का मतलब समझ गए? किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट के पास पावर है। और किसी के पास ये पावर? हाँ बताइए। एक्चुअल में स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है। हाँ, वो आर्टिकल 76 में 76, 86 और 87 में इसका प्रोविजन है। 87 में कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी खास एजेंडे पर हमें बात करनी हो, तो स्पेशल सेशन बुलाने की पावर भी किसके पास है? अभी मैंने एंड लिखा है, इन्फॉर्म नहीं लिखा है। प्रेसिडेंट के पास है। सीधी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम साहब कहेंगे बुलाओ, सब सेशन बुलाओ एक। अच्छा, सरकारें क्या है, कुछ मुद्दों पर बात करने से बचती हैं, इसलिए वो इतनी जल्दी से एडवाइस नहीं करती प्रेसिडेंट को कि बुला लो। हाँ भाई, एंड ऑफ सेशन समझे? न्यूज़पेपर लाया? कोई नहीं लाया न्यूज़पेपर? है क्या न्यूज़पेपर से आपको लगाव नहीं हुआ क्या अभी? मतलब ऐसा नहीं लगा कि उसे हमें पढ़ना चाहिए? वो न्यूज़ जो मैंने उस दिन आपको बताई थी, क्या आपने वो पढ़ी जाके घर? पढ़ी बेटा? नहीं पढ़ी? आपने भी नहीं पढ़ी? मैंने तो अंडरलाइन करके दिए, तो इंपॉर्टेंट थी बातें नहीं, तो इसलिए वो दोनों लिखी। अब आपने बीच में डिले कर दिया, वो पूरी कंटिन्यूटी जीरो हो जाएगी उसकी। इसलिए वो पर डे आपको पढ़ना है, पर डे आपको लिखना है। हाँ भाई, क्या मैं अपनी बात समझा पाया? एंड ऑफ सेशन में आर्टिकल 85 है। दोस्तों आगे चलूं? आगे चलें? आगे चलने तो ये लगे, ये सुनिए आप, बात समझ में आ गई एंड ऑफ सेशन की? दूसरा वर्ड क्या है उसमें? टू इन्फॉर्म। एट्टी 85 में ही है तीनों वर्ड, 85 में। देखिए भैया, अब हमारी बात सुनिए। ये लोग गवर्नमेंट बना रहे हैं, एवरी ईयर के एवरी सेशन को लिख ले आप एक लाइन, एवरी ईयर के एवरी सेशंस को बुलाने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। लिख लिया? टू इन्फॉर्म में चल रहे हैं अब। हाँ भाई, एवरी ईयर के एवरी सेशन को बुलाने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। एवरी ईयर के एवरी सेशन को बुलाने की पावर किसके पास है? अब आप रुक जाइए, मेरी बात सुनिएगा। मैंने कहा ज्यादा लिखने पे भी विश्वास ना करो, लिखो भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना लिखो। देखिए, अब ये बताइए कि नई सरकार बनी, न्यू गवर्नमेंट है, कौन है? न्यू गवर्नमेंट बनी। कैसे बनेगी भाई न्यू गवर्नमेंट? इलेक्शन हुआ,
किसका हुआ इलेक्शन? एमपी का हुआ। जब एमपी का इलेक्शन हुआ तो कितनी सीटों का हुआ? जिसके पास ये आ गई उनने सरकार बना ली। ठीक, अब सरकार बन गई तो एक पीएम बन गया उसमें, और उन्होंने अपनी एक कंपनी बना ली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना ली। ठीक, अब इन एमपीस ने कम से कम ईटानगर के लोगों से कोई तो बात कही होगी, कोई तो एजेंडा होगा इनका। इन्होंने कहा होगा हम फीमेल के लिए ये करेंगे, मैटरनिटी लीव 3 महीने से बढ़ा कर 6 वर्ष कर देंगे, किसानों की आमदनी क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, जो मोमडन्स लेडी है उनके लिए ट्रिपल तलाक पे कानून बना देंगे। कही होगी या नहीं होगी? हाँ भाई, कुछ तो एजेंडा हो रहा होगा। एजेंडे पर इलेक्शन लड़े जाते हैं? नहीं, मैनिफेस्टो होता है इनका कुछ, उस मैनिफेस्टो पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा। अब ये काम होंगे किसके जरिए बेटा? ट्रिपल तलाक को कैसे एंड कर सकते हैं हम? कानून के जरिए। ट्रिपल तलाक को एंड कैसे कर सकते हैं हम? ये जुबान से कहने से हो जाएगा? कानून बनाना पड़ेगा उसके लिए, है नहीं? कानून बनाने वाला कौन है? पार्लियामेंट। ठीक, दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो किसान हैं उनकी इनकम क्या कर देंगे हम? डबल कर देंगे। क्या किसानों के घर जाके पैसा बांटेंगे हम? पॉलिसी के लेवल पे ही होगा ना। किसके लेवल पे होगा? पॉलिसी के लेवल पे। फीमेल को हम मैटरनिटी लीव जो अभी 3 महीने थी, अब कितनी कर दी हमने? 6 महीने। कैसे होगी? कानून के जरिए। और जब कानून बन जाएगा तो वो हर कंपनी की, हर गवर्नमेंट की मजबूरी हो जाएगी उसे मानना, या नहीं हो जाएगी? और जब मजबूरी हो जाएगी तो कानून बनाना है। अब ये सरकार तो बन गई, लेकिन पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं आया। बजट भी चाहिए तुरंत। मॉनसून में जो हमने बातें कही हैं उसके कानून बनाने हैं। किनसे? जो लोगों से हमने वायदे करे हैं। ठीक, विंटर सेशन भी चाहिए कानून बनाने। 2 सेशन तो लगभग कानून बनाने के लिए ही होते हैं। इसमें तो मान लो बजट ही पास होता है। ठीक, अब गवर्नमेंट जो है आराम से बैठी रहे, सरकार तो बन गई लेकिन पार्लियामेंट नहीं बैठी। तो एवरी ईयर के एवरी सेशन को और आफ्टर इलेक्शन के जो पहला सेशन बुला जाएगा, फर्स्ट सेशन, वो भी जिम्मेदारी किसकी है? प्रेसिडेंट की है। एवरी ईयर के एवरी सेशन को बुलाएंगे, और नई सरकार जैसे ही सरकार इलेक्शन के बाद बनेगी उसके पहले सेशन को भी कौन बुलाएंगे? प्रेसिडेंट ही बुलाएंगे। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ये एमपी कहाँ है? ईटानगर में बैठे हैं, इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई कि भैया पार्लियामेंट में बैठना है। तो एवरी ईयर के एवरी सेशन को प्रेसिडेंट बुलाएंगे, और जो नया इलेक्शन होगा उसके बाद जो पहला सेशन होगा उसे भी कौन बुलाएंगे? प्रेसिडेंट बुलाएंगे। तो ये दोनों की जिम्मेदारी किसकी है? प्रेसिडेंट की है। ये जिम्मेदारी किसकी है? प्रेसिडेंट की है। हाँ भाई, दोनों शब्द, दोनों वर्ड जो थे आर्टिकल 85 में क्लियर हो गए आपको? हाँ जी, दोनों वर्ड क्लियर हो गए आपके 85 के। एंड ऑफ सेशन कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। सेशन को बुलाएंगे कौन? टू इन्फॉर्म का मतलब बुलाना। कौन बुलाएंगे? प्रेसिडेंट बुलाएंगे। एवरी ईयर के एवरी सेशन को बुलाएंगे, प्लस क्या करेंगे? जो नया इलेक्शन होगा उसके बाद जो सरकार बनेगी उसके भी पहले सेशन को कौन बुलाएंगे? प्रेसिडेंट बुलाएंगे। क्या आपको आर्टिकल 85 समझ में आ गया? 2 वर्ड समझ में आ गए हैं? चलिए तीसरे पे आते हैं। तीसरा वर्ड क्या है उसमें? डिसॉल्व। डिसॉल्व, डिसॉल्व का मतलब होता है भंग करना। भंग करना।
0-0। प्रेसिडेंट के पास लोकसभा को कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं। प्रेसिडेंट लोकसभा को, सिर्फ क्या लिखवाया मैंने, लोकसभा, राज्यसभा को नहीं। राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस है। कैसा हाउस है, परमानेंट हाउस है। उसके आफ्टर 2 ईयर कितने 1/3 मेंबर रिटायर्ड हो जाते हैं। राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, क्या होती है, सिर्फ एलएस होती है। लिखेंगे आप इस बात को कि राज्यसभा को, सॉरी, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं कौन, प्रेसिडेंट, कब, कभी भी। लेकिन इसके पीछे एक रिकमेंडेशन होती है, किसकी, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की। आप आर्टिकल 85 समझे, इसका मतलब उसके पास लेजिस्लेटिव पावर है या नहीं है, है। कानून बनाने का तो पूरा ही मालिक बैठा है, नहीं बुलाएगा तो सेशन नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो कानून नहीं बनेंगे, और जब कानून नहीं बनेंगे तो जो आपने लोगों से वायदे किए थे फिर आपको दोबारा वोट नहीं मिलेंगे। हाँ भाई, चलिए इसमें नेक्स्ट आर्टिकल है, मैंने बताया 111, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है 111? अब आपको यहाँ सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, ये है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का मान लीजिए एक एलएस है, ये एक हाउस मान लेते हैं, लोकसभा। अब आप समझिए, जो हमारे पास बिल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो एक तो बिल होता है हमारे पास ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल है भाई ये, सबका मतलब समझेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं। दूसरा होता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कोई टेंशन, यहाँ तक तो कोई टेंशन है ही नहीं, बोले सर अभी दी कहाँ टेंशन आपने। और तीसरा होता है हमारे पास मनी बिल, ऑब्लिक कर लिए फाइनेंस बिल। मनी बिल, ऑब्लिक फाइनेंस बिल, ठीक है, दोनों को एक ही जगह बात करेंगे इसकी। इन 3 बिल को आज आपको समझना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, फाइनेंस बिल एंड मनी बिल, ठीक। अब देखिए यहाँ बात समझिए, मान लीजिए एक ऑर्डिनरी बिल क्या होता है। देखिए एक मिनट, यहाँ से इधर चलेंगे, यहाँ से इधर चलेंगे तब आपकी समझ में आ जाएगा। मनी बिल आर्टिकल 110 में इसका प्रोविजन है, ठीक, आर्टिकल 110 में। अब इसकी बात समझिए, या तो ये पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ले रहा होगा, मनी बिल का मतलब है पैसा खर्च करना, ऐसा आप समझिए। मनी बिल का मतलब क्या है, पैसे को खर्च करना। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हम एक ये ब्रिज बनवाएंगे, है नहीं, तो ब्रिज के लिए क्या चाहिएगा, फाइनेंस चाहिए कि नहीं, पैसा चाहिएगा। तो ये है मनी बिल के इन लोगों ने कहा कि हमें इस रोड को बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो कौन सा बिल आएगा, मनी बिल। और मनी बिल में जो पावर है सीधी सीधी लोकसभा को है। वजह, लोकसभा को ही क्यों भाई पावर मनी बिल में, यानी कि राज्यसभा इसे सिर्फ अपने पास कितने दिन रोक सकती है, 14 डेज रोक सकती है,
उसके बाद उसकी किसी सिफारिश को माने या नहीं माने उसके ऊपर है। मतलब आप ऐसा समझिए कि ये बिल जो है सीधा सीधा लोकसभा में जाएगा, लोकसभा को पूरी पावर है इसे पास करने की, ऐसा आप समझिए। राज्यसभा इसमें कुछ नहीं कर सकती। राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है इस बिल को? 14 डेज बस, ओनली। कितने दिन बेटा? 14 डेज। एक एग्जाम्पल से बात समझिए। मान लीजिए मनी बिल है, हमें 100 रुपीज लेना कहीं से, क्योंकि हमने वायदा किया था कि हम क्या करेंगे, किसानों को किसान सम्मान निधि देंगे। हर 4 महीने में 2000 रुपए देंगे, तो पॉकेट से तो हम देंगे नहीं। तो सरकार के पास एक बहुत बड़ी बैंक होती है, उसे कहते हैं हम क्या, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि। ये 266 में इसका प्रोविजन है, आर्टिकल 266 में इसका प्रोविजन है। ये 100 रुपए की डिमांड रखी गई, बिल पहुंचा लोकसभा में, लोकसभा ने इसे पास कर दिया, ऐसा समझिए बात, ठीक। लोकसभा ने पास कर दिया, तो इसे हम दोबारा भेज देंगे राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा कहेगी हम 100 नहीं देंगे, हम 90 देंगे, 80 देंगे हम, तो बिल फंस जाएगा, नहीं फंस जाएगा? पास ही नहीं होगा। और जब पास नहीं होगा तो क्या होगा, हम किसी को पैसा दे नहीं पाएंगे, क्योंकि पैसा निकालने का हमें कुछ अधिकार ही नहीं मिलेगा, राइट ही नहीं मिलेगा। तो राज्यसभा को इसलिए यहां रोका गया क्योंकि राज्यसभा लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती। राज्यसभा किसे करती है? स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। लोकसभा किसे प्रेजेंट करती है? लोगों को प्रेजेंट करती है। और लोकसभा के लोग ही जनता के बीच में गए, और जनता के बीच में जाकर उन लोगों ने उनसे वायदे किए कि भाई हम ये काम करेंगे, और वो काम ना हो तो उन्हें दिक्कत आ जाएगी। इसलिए सीधी सीधी सी बात है कि मनी बिल और फाइनेंस बिल पर जो एकाधिकार है, मोनोपोली है, वो किसकी है? लोकसभा की है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। लोगों से वायदे करने कौन गए? लोकसभा के लोग, राज्यसभा के लोग नहीं गए। आप पहले मेरी बात समझ गए। मनी बिल और फाइनेंस बिल पे पावर किसकी है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की है। राज्यसभा का इससे कोई लेना देना नहीं। राज्यसभा क्या कर सकती है? 14 डेज। एग्जाम्पल से फिर समझिए एक बात को नए तरीके से। बिल पास करा 100 रुपए के लिए, लोकसभा ने राज्यसभा में भेज दिया। राज्यसभा कहती है हम 80 रुपीज देंगे। बिल आएगा फिर लोकसभा में लौट के। लोकसभा की ये कितने दिन रोक सकती है इसे? इससे ज्यादा एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, एक मिनट नहीं रोक सकती। राज्यसभा ने लिख के भेजा हम तो 80 रुपए देंगे, हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो इसकी बात को माने ना माने ये डिपेंड करता है लोकसभा पर। लोकसभा को क्या है? पूरी मोनोपोली है, एकाधिकार है कि राज्यसभा की किसी रिकमेंडेशन को माने या नहीं माने, वो 100 ही पास करेंगे। रुके या चलें? रुके या चलें, आप बताइए मुझे। आप हमारी बात समझिए। मान लीजिए हमने लोगों से वायदा करा कि हम ये काम करेंगे, तो कैसे होगा? बिना पैसे के नहीं होगा। और पैसा तब तक हम नहीं निकाल सकते कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब तक बिल पास नहीं हो जाए। ऐसा बात समझिए आप। और बिल पास कराने के लिए लोकसभा में जाएगा बिल या नहीं जाएगा? लोकसभा में बिल जाएगा। लोकसभा जब बिल पास करेगी तो उन्होंने कहा 100 पास करते हैं, तो उन्होंने दूसरे हाउस को भेज दिया कि भाई बताओ इस पर क्या करना है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं जनता के प्रतिनिधि हो, बेशक इनडायरेक्ट रूप से आए हो आप, लेकिन हो तो जनता के ही लोग। अब राज्यसभा ने बोली हम तो 80 रुपीज देंगे, ठीक है, उन्होंने अपने पास कर दिया। उन्होंने पास करने के बाद फिर लोकसभा में भेज दिया। लोकसभा ने कहा भाई कितने भेजे इन्होंने? 80 रुपये। बोले इससे हमारा काम नहीं होगा, पूरी रिकमेंडेशन लेस कर दो, इनकी डिलीट करो, 100 रुपये लेंगे हम। आप ऐसा समझ गए मेरी बात या नहीं, कि यहाँ मोनोपोली किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है। इसके पीछे जो कारण है मैंने आपको बताया। कारण इसके पीछे ये है कि यहाँ लोकसभा जो है क्या है? लोगों की सभा है। वो लोगों से वायदे करके आए हैं, तो उन्हें वो काम करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? अगर राज्यसभा को भी बराबर की पावर दे दी जाए तो क्या ये बिल पास हो पाता? हो सकता है मेजोरिटी भी नहीं होती वो रूलिंग गवर्नमेंट। और जब पास नहीं होगा तो जनता से वायदे करें उनका क्या होगा? सब जीरो हो जाएंगे वो तो। इसलिए टोटली बात ये मानी गई कि भाई जो फाइनेंस बिल और मनी बिल है उस पर एकाधिकार किसका होना चाहिए? सिर्फ लोकसभा का होना चाहिए, क्योंकि लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला हाउस है। देखिए
मेरी बात समझिए, अभी तो हम राष्ट्रपति के पास लेके जाने वाले हैं, इसलिए मैंने आर्टिकल ट्रिपल बन रखा है। अभी तो यहाँ लड़ाई हो रही है, अभी लेके जाएंगे। राष्ट्रपति भी इस बिल पर साइन करने से मना नहीं कर सकता, तुरंत साइन करेगा, क्योंकि उसकी रिकमेंडेशन पे ये बिल आया है। वो साइन ना करेगा? साइन तो वो करेगा 100% साइन करेगा इस पर। तो सुनिए पहले, आप कितने दिन रोक सकती है? 14 डेज। कुल मिला के आपको ये बात समझ में आ गई कि लोकसभा के पास ये मोनोपोली है मनी बिल पे कि वो उसे जिस रूप में चाहे उस रूप में पास करे। राज्यसभा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कितने दिन रोक सकती है? 14 डेज। अब यहाँ एक सवाल और उठ के आता है, हालांकि वो मैं पार्लियामेंट में पढ़ा था, लेकिन यहाँ चूंकि आ गई बात तो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर लोकसभा स्पीकर किसी भी बिल पे ये लिख दे कि दैट कॉल्ड मनी बिल, तो भाई साहब आप उसे किसी कोर्ट में ले जाके हाजिर नहीं हो सकते। बोले सर ये तो मनी बिल था ही नहीं। ऐसा किस केस में होता है? ऐसा इस केस में होता है जब उन्हें लग जाए कि ये जो बिल है राज्यसभा में जाकर क्या हो जाएगा? फंस जाएगा, क्योंकि हमारे पास वहां मेजोरिटी नहीं है। तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है इस बिल को ऐसे पास कराती है। 2014 में जब ये सरकार बीजेपी की बनी थी तो इनके पास राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी। इन्होंने 10-12 बिल सीधे सीधे मनी बिल के रूप में पास कराए, क्योंकि वहाँ ओम बिरला ने लिख दिया दैट कॉल्ड मनी बिल, बात खत्म। राज्यसभा का पूरा एक अधिकार छीन लिया गया। किसका? पूरी राइट किसके छीन गए? राज्यसभा के। सिर्फ 14 दिन तो रोक सकती थी, कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। तो ये क्या है? सरकार चालाक है, सरकार निकाल लेती है अपने काम। ठीक भाई, आप हमारी बात समझिए यहाँ तक कि जो मनी बिल और फाइनेंस बिल है उसके पास किसके पास पावर है? लोकसभा के पास राज्यसभा इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सिवाय 14 डेज रोक सकती है, डिले कर सकती है 14 दिन। ठीक। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ये कैसा बिल है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वो है जो संविधान में क्या कर रहे हैं हम, या तो जोड़ रहे हैं कुछ या घटा रहे हैं। आप हमारी बात समझ रहे हैं? नहीं, या तो हम उसमें कुछ जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं। और जोड़ना और घटाना संविधान किसने बनाया? भारत के लोगों ने बनाया। नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठी किसने बनाया? भारत के लोगों ने बनाया। तो संविधान में संशोधन करने का राइट किसके पास होना चाहिए? लोगों के पास होना चाहिए। और लोग कहां बैठे हैं? दोनों हाउस में बैठे हैं। कहां बैठे हैं? एलएस में बैठे हैं और आरएस में बैठे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर दोनों को बराबर राइट है। बिल्कुल, यहां 14 डेज का कोई लेना देना नहीं है। आप हमारी बात समझ गए पूरी तरीके से? संविधान संशोधन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहां आएगा? कहीं भी आएगा, और दोनों को बराबर पावर है। क्यों? क्योंकि संविधान सिर्फ लोकसभा ने नहीं बनाया। किसने बनाया? भारत के लोगों ने बनाया। बी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल क्या करिए? बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो भाई साहब भारत के लोग ही उसमें क्या करेंगे? कुछ जोड़ और घटा सकते हैं, कुछ बढ़ाया घटा सकते हैं। कौन? लोग। और लोग कहां बैठे हुए हैं? एलएस में बैठे हैं और राज्यसभा में बैठे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है इसके पास सिर्फ एक आदमी के पास पावर नहीं है कि लोकसभा मनी बिल की तरह से पास करा ले। ये नहीं हो सकता। दोनों बातें समझ में आ गई? मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसके यहाँ किसके पास पावर है? दोनों के पास बराबर पावर है। दोनों के पास बराबर पावर है। कोई भी इसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। डन। आगे चले, तीसरे बिल पे आ जाए। जो इन दोनों में शामिल नहीं है वो क्या है? ऑर्डिनरी बिल है। इसे कहते हैं साधारण विधेयक। ना तो हम कोई पैसा खर्च कर रहे हैं, ना पैसा कोई कलेक्ट कर रहे हैं, ना संविधान में संशोधन करने। बाकी जो बिल है वो कौन से हैं? ऑर्डिनरी बिल है। एक लाइन में आप मेरी बात समझिए कि ना तो हमने कुछ घटाया, ना तो हमने कोई पैसा निकाला। कहां से? कॉन्सोलिडेटेड फंड से। ना पैसा उसमें कहीं कलेक्शन कर उसमें डिपॉजिट कराया, ना हम संविधान में कोई संशोधन कर रहे हैं। तो बाकी जो बिल बनने का है कि बनने हैं? ऑर्डिनरी बिल। बिल कितने तरीके के? ये रे 3 ही बिल हैं। पूरे इंडिया में बिल कितने हैं? 3। जैसे सेशन कितने हैं? 3। इसी तरीके से बिल भी कितने हैं?
3, या तो ये है या ये है या ये है, और कोई बिल नहीं है। आप मेरी बात यहां तक समझ गए? अब जो बिल बचे वो कौन से बचे? ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल में क्या है? दोनों हाउस को बराबर पावर है, दोनों हाउस को बराबर पावर है। ठीक, अब आप यहां से आगे को चलते हैं थोड़ा सा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? मनी बिल किसे कह रहे हैं? जो पैसा खर्च कर रहा है। फाइनेंस बिल जो पैसा जमा कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान में क्या कर रहे हैं? अमेंड कर रहे हैं हम, या तो कुछ डिलीट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं। आप यहां तक मेरी बातों से सहमत हैं? मैं यहां तक आपको अपनी बात समझा पाया? बाकी जो बचे वो कौन से बिल बचे? ऑर्डिनरी बिल। बिल पास करने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट की। ठीक, अब बिल पास हो गया, कोई भी एक मान लो बात, तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा या नहीं जाएगा साइन होने के लिए? मैंने कहा अभी तो ये बिल है, एक्ट बनवाना नहीं। एक्ट बनने के लिए किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा बिल। इन्होंने सिर्फ बिल पास करें, कानून पास करा है, एक्ट नहीं बनाया अभी। और जब तक वो एक्ट नहीं बन जाएगा ना, यहाँ आर्टिकल 111 में यही बात लिखी है कि कोई भी बिल पास कर दे, कौन? पार्लियामेंट द्वारा पास कोई भी बिल, समझिए आप मेरी बात, पार्लियामेंट द्वारा पास कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपने साइन नहीं करते, कंसेंट ना दे दे, तब तक कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। और जब वो कानून नहीं बन सकता तो उसे हम इंप्लीमेंटेशन नहीं दे सकते। क्या नहीं कर सकते हम? उसे इंप्लीमेंटेशन नहीं दे सकते, उसका कोई असर नहीं हो सकता इंडिया में, वो बिल का बिल रह जाएगा। तो आप हमारी बात समझिए कि आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति के पास क्या है? क्या है? लेजिस्लेटिव पावर है उसके पास, कि वो जब तक उस एक्ट पर साइन नहीं करेगा, इससे पहले वो कानून नहीं बनेगा। अब बिल पास होकर जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, तो मैं अब आपको ये समझाना चाहता हूं। हाँ, यहां तक आप समझ गए पूरी तरीके से? बिल किसे कह रहे हैं हम? जो पार्लियामेंट में पास हो रहे हैं। बिल कितने टाइप के हो सकते हैं? 3 टाइप के हो सकते हैं। देखिए, मनी बिल और फाइनेंस बिल की एक खासियत और है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस करे जाएंगे और राज्यसभा में नहीं करे जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहीं भी आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। इन बातों को भी ध्यान रखना है आपको, कि जो ये 2 बिल हैं, ये वाले, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे? लोकसभा में। राज्यसभा में नहीं जाएंगे। सबसे पहले कहाँ जाएंगे? लोकसभा में जाएंगे। ये वाला बिल कहीं भी जा सकता है, ये वाला बिल कहीं भी जा सकता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि पूछा जाता ही रहता है। मनी बिल और फाइनेंस बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस करे जाएंगे, राज्यसभा में बाद में जाएंगे। सबसे पहले कहां जाएंगे? लोकसभा में जाएंगे। और ये जो बिल है अपने पास, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और ऑर्डिनरी बिल, ये कहीं भी जा सकते हैं। लोकसभा में भी जा सकता है पहले, और राज्यसभा में भी जा सकता है। क्या ऐसे? LS? हाँ, मनी बिल फाइनेंस बिल L से स्टार्ट हुआ, LS से, फिर राज्यसभा में जाएगा। ठीक, किसी को और डाउट हो कोई इस तरह का? सबसे पहले मनी बिल और फाइनेंस बिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, लोकसभा उसे पास करेगी, उसके बाद वो राज्यसभा जाएगा। और राज्यसभा उसका क्या कर सकती है? सिर्फ 14 दिन रोक सकती है, 14 डेज रोक सकती है। उसकी बातों को माना जाए नहीं माना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन संविधान में संशोधन जो बिल है, वो कोई जरूरी नहीं कि लोकसभा में ही जाए, वो सबसे पहले राज्यसभा में चला जाए फिर लोकसभा में आए। ऐसे ही ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा में जा सकता है फिर लोकसभा में आए। तो आप एक सेंस मेरा समझ लीजिए जो मैं कहने वाला हूं, कि लोकसभा और लोकसभा को सिर्फ और सिर्फ कहां पावर ज्यादा है? यहां ज्यादा है। कई बार सवाल ये भी उठका है कि फिर राज्यसभा को रखा ही क्यों है आप लोगों ने?
जब राज्यसभा की कोई ज़रूरत ही नहीं है तो राज्यसभा को आपने रखा ही क्यों? तो देखिए मैंने आपको बताया कि हर वर्ल्ड की पूरी पार्लियामेंट में दो ही हाउस होते हैं, एक लोगों का हाउस होता है, एक राज्यों का हाउस होता है। तो राज्यसभा जो है वो राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। किसा करती है? स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। राज्यसभा में भी लोग कहाँ से जा रहे हैं? स्टेट से ही जा रहे हैं ना। और लोकसभा से भी लोग कहाँ जा रहे हैं? स्टेट से ही जा रहे हैं। तो स्टेट इसलिए रखा गया क्योंकि वो कहीं ना कहीं बड़ा हाउस है, उसकी वैल्यू कानून के मामले से कहीं ज्यादा ऊपर है। ठीक, अब देखिए भी मैं लेकर आना चाहता हूँ आपके पास, बिल दिखाना चाहता हूँ आपको। अब जो 111 है हमारे पास, वो जाते हैं प्रेसिडेंट के पास। क्या करने जाते हैं? कंसेंट के लिए। भाई साहब साइन कर दो इस पर, साइन नहीं करे तो हम बेकार हो जाएंगे, हमने जो लोगों से वायदे किए थे उनका कोई मतलब रहेगा नहीं। ठीक, तो प्रेसिडेंट उस पर 3 कदम उठा सकते हैं। कितने? 3 कदम उठा सकते हैं। वो उस पर साइन कर दें, एक्ट बन गया। हो गई बात। साइन नहीं करेंगे तो एक्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब उनके पास लेजिस्लेटिव पावर है या नहीं है? कानून तो तभी कंप्लीट हो रहा है ना जब तक साइन नहीं हो रहे, और साइन नहीं हो रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है। उलझे तो नहीं हो? दिमाग सेट काम कर रहे हैं? दिमाग सेट काम कर रहा है? देखिए चीजें अब से आगे को थोड़ी थोड़ी मैं उसे करूंगा तो ही सिंप्लीफिकेशन ज्यादा भी अच्छा नहीं होता ना। अब चीजें अगर आपको मैं सीधी वन लाइनर में बताई जाए तो वन लाइनर में कहाँ तक काम चलेगा? आपको लिखना भी तो है, मेंस में भी तो लिखना है या नहीं लिखना? भाई मेंस भी तो लिखना है आपको, पीटी में थोड़ी पास करना है। तो मेंस तो एनालिसिस मांगता है ना, तो आप उसे बताएं कि चलिए भाई अब यहाँ बात समझिए, यहाँ उन्होंने साइन कर दिया, एक्ट बन गया। उसने यहाँ 2 कदम उठा सकते हैं। किसे किसे छोड़कर? मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। दो बिलों को छोड़कर इन दोनों बिलों पर तो वो तुरंत साइन करेगा, नो डाउट, तुरंत। आप हमारी बात समझ लीजिए, मैं और स्लो हो जाऊंगा, आप टेंशन ना ले कोई भी आदमी। मैंने कहा मनी बिल और फाइनेंस बिल पे तो वो साइन कर देते हैं। हालांकि एक सच और भी है, यहां टाइम बाउंड नहीं है। टाइम बाउंड नहीं है कि वो कितने दिन में साइन करेंगे। एक एग्जांपल से आप मेरी बात समझिए। अब मैं थोड़ा सा यूके और यूएसए में लेकर चलता हूं आपको, 2 सेकंड पर, ज्यादा नहीं। देखिए यूके में मैंने बताया कि एक रेवोल्यूशन हुई थी, इसे कहते हैं हम ग्लोरियस रेवोल्यूशंस। बेटा कोई टेंशन है ही नहीं, अभी तो एक ही शब्द लिखा है। ठीक, ग्लोरियस रेवोल्यूशंस में ये बात कर दी थी कि क्राउन के पास आज के बाद कोई पावर नहीं है, सिर्फ वो एक नॉमिनल हेड ऑफ यूके रहेगा। ग्लोरियस रेवोल्यूशंस का मतलब है रक्तहीन क्रांति, ब्लडलेस रेवोल्यूशंस। खून नहीं बहा, लड़ाई झगड़े नहीं हुए, सिर्फ जनता ने एक रिवोल्ट करा, सीधे राजा को पकड़ लिया, राजा को पकड़ने का प्रयास करा, राजा भाग गया, है नहीं? उसका बेटा या बेटी पकड़े, उसे हमने एक क्राउन बना लिया कि आप सिर्फ क्राउन है। अभी तक जो राजा था, जो किंग था, ये क्राउन था, वो तीनों काम कर रहा था। कौन सा? एग्जीक्यूटिव काम भी कर रहा था, लेजिस्लेटिव भी कर रहा था, और जुडिशरी भी कर रहा था। आप यहां तक मेरी बात समझ गए हो तो बताइए। अब आप आज जो यूके का क्राउन है, शायद, हाँ जो भी है, वहां की पार्लियामेंट ने अगर कोई कानून पास कर दिया तो प्रेसिडेंट वेट नहीं करा सकते, तुरंत साइन करता है क्राउन, तुरंत जैसे पहुंचेगा तुरंत, 1 मिनट नहीं। हमारे में टाइम बाउंड नहीं है, वो 10 दिन भी लगा सकता है, वो 6 महीने भी लगा सकता है।
आप हमारी पूरी बात समझ रहे हैं? क्राउन, वहां का क्राउन वेट नहीं करा सकता, जैसे पहुंचेगा बिल वैसे ही साइन करेगा, 1 मिनट का भी वेट नहीं करा सकता वो। 1 मिनट का मतलब आप समझ लीजिए कि वो ये नहीं कह सकता भी ये करके लाओ वो करके लाओ मैं तब साइन करूंगा, ऐसा नहीं। इसी बातों को लेते हुए अगर आप ये बात समझ गए हो कि क्राउन के पास कोई पावर वहां नहीं है, तो अब मैं थोड़ी सी देर यूएसए लेके चलूँ आपको, कंपेयर तो हो ही जाए कम से कम। जब हम यूएसए में जाते हैं तो यूएसए में मैंने आपको बताई सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसका लेजिस्लेटिव से कोई लेना देना नहीं है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे मैंने जब इलेक्शन आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि वहां का कोई एमपी या एमएलए उसके इलेक्शन में वोट डालता ही नहीं है। ये बात मैंने बताई थी जब उसका इलेक्शन पढ़ा रहा था। और दूसरी बात, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाता है तो प्रेसिडेंट भी अकेला काम नहीं कर सकता, वो भी अपनी कंपनी बनाएगा। वो कंपनी कैसे लोगों से बनाता है? वो वहां की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन और सीनेट से कहीं से नहीं लेता, वो अपने लोग लेता है सब। तो उसकी जो एग्जीक्यूटिव है उसका लेजिस्लेटिव से कोई लेना देना नहीं है। मेरे यहां जो सीओएम बना या प्रधानमंत्री बना, कहां से बना? लोकसभा से। जो मंत्री बने वो कहां से बने? लोकसभा से। तो हमारे यहां सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, हमारे पास एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस करने की पावर है। यानी कि प्रधानमंत्री कहां से बने? हमारे लोकसभा से बने या राज्यसभा से बने, और जो अदर मिनिस्टर्स बने वो कहां बने? या तो लोकसभा से या राज्यसभा से बने। ये बात मैंने आपको समझाई थी, ये बात याद आ रही है आपको कि हमारे यहां सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। क्या नहीं है बेटा? सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। यूएसए में सेपरेशन ऑफ पावर है। अब देखिए, अब आप मान लीजिए वहां की कांग्रेस ने, कांग्रेस को क्या, वहां की कांग्रेस पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? यूएसए की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। उसके भी 2 हाउस हैं, एक HOR है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेटर है, और दूसरा सीनेट। तो कानून कौन बना रहे हैं यूएसए में? ये दोनों ही बना रहे हैं। आप हमारी पूरी बात समझ रहे हैं? इन्होंने कोई बिल पास करा, करेंगे नहीं करेंगे, जाएगा किसके पास? ट्रंप के पास जाएगा। ट्रंप इस कंडीशन से इसमें लिखी हुई है कि 10 डेज ओनली। कितने दिन? 10 दिन के अंदर या तो साइन करेंगे या उस बिल को वापस लौटाएंगे। 10 दिन के अंदर या तो साइन करेंगे या उसे वापस लौटाएंगे। ये बात यहां तक समझ में आ गई आपको? कितने टाइम बाउंड है? 10 डेज। 10 दिन के अंदर अंदर साइन नहीं करे, बिल को वापस कर दिया, ऐसे मान लेते हैं हम, ऐसे मान लेते हैं कि बिल वापस कर दिया। किसे? कांग्रेस को। अब कांग्रेस उस बिल को अगर अपने प्रेजेंट और वोटिंग राइट, सिखाया ना एक दिन मैंने आपको, ये प्रेजेंट और वोटिंग राइट के 2/3 से पास कर दे, तो प्रेसिडेंट उस पर साइन करो नहीं करो वो कानून बन जाता है पार्लियामेंट वहां यूएसए में। आप हमारी बात समझिए। मेरा प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा, एक्ट नहीं बनेगा, वो कानून नहीं बनेगा, और जब वो कानून नहीं बनेगा तो उसे हम लागू नहीं कर सकते। यूएसए में हो गया लागू वो। क्या मैं यहां से आगे तक चलूं? यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई? यूके में क्या करेगा बेटा? वेट नहीं कराएगा, तुरंत साइन करेगा और तुरंत उसे इंप्लीमेंटेशन दे दिया जाएगा। यूएसए में प्रेसिडेंट अगर साइन नहीं करेगा 10 दिन के अंदर उसे लौटाएगा, और अगर उसके कांग्रेस, दोनों हाउस अलग अलग है नहीं, प्रेजेंट वोटिंग राइट के 2/3 से अगर पास कर दें तो वो प्रेसिडेंट साइन, ट्रंप साहब साइन करो या नहीं करो वो कानून बन जाता है। कहां बोला? यूएसए में। ये बात यहां तक साफ हो गई। जब मैं 111 में आता हूं तो मैंने कहा यहां लिखा टाइम बाउंड नहीं है। यह टाइम बाउंड है या नहीं है? यहां टाइम बाउंड नहीं है। वो साइन करने को क्या कर सकता है? इसलिए मैं तीसरे पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट को समझाना चाह रहा था आपको। अब मैं दूसरा पॉइंट समझाता हूं। क्लियर है मेरी बात?
मेरी बात साफ साफ क्लियर है? क्योंकि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अब मेरी बात समझिए, आप इंटरव्यू में पहुंच गए, इंटरव्यू में पूछने लगा कि सर ये बताओ अगर जो यूएसए का प्रेसिडेंट अगर बिल पे साइन ना करे तो क्या हो सकता है? तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बेशक आपसे वो मेंस में नहीं पूछ रहा, लेकिन आपके पास तो जानकारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये बात कोई पूछने लगे तो फिर आप, हमने कहा हमें वो ऑफिसर्स नहीं चाहिए जो 10x10 के रूम में पढ़े हुए हों, हमें ऑफिसर्स वो चाहिए जो अवेयर हों सोसाइटी से, पॉलिटिक्स से, इंटरनेशनल रिलेशन से, करंट से। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं न्यूज़पेपर पर ध्यान दो। भाई साहब, ऑफिसर्स बना रहे हैं हम आपको, कांस्टेबल नहीं बना रहे हैं जो आपको एक लाठी लेकर खड़े होना है। लाठी से यूज नहीं करवाना, आपका दिमाग भी चलवाना है, हमें दिमाग से काम भी लेना है। हाँ भाई, क्या मैं यहाँ आ जाऊंगा अब इस पॉइंट पे जो मैंने ये 2 लाइनें खींची हैं? क्यों भी दोस्तों, बात समझ में आई है? चलिए आई है तो बहुत अच्छी बात है। अब पहले बात पे तो मैंने लिख दिया, साइन कर दिया, एक्ट बन गया। दूसरा कदम वो कुछ उठा सकते हैं, मैंने कहा 3 कदम उठा सकते हैं वो। भाई थोड़ा थोड़ा उधर भी चलना पड़ेगा हमें आपको। किधर? जहां चीजें कॉन्सेप्ट के जरिए समझनी है। इजी इजी काम में नहीं चलेगा मामला पूरा। थोड़ा सा तो मुझे कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। देखिए दूसरे पॉइंट में वो इस बिल को देखिए, अब यहाँ 2 अमेंडमेंट हुए बेटा। एक है 42 अमेंडमेंट, 74 का 1 क्लॉज जोड़ा। एक है 44 अमेंडमेंट 1978 में, और ये है 76 में। कोई टेंशन किसी को नहीं? टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं हुई अभी तक, तो होगी कैसे टेंशन? जहाँ जहाँ टेंशन वाली बात होती है तो वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। ठीक, देखिए 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया हमने। इसमें 74 में एक 1 क्लॉज जोड़ा, और हमने उसमें कहा कि भारत की एक मंत्री परिषद होगी जिसका चेयरमैन प्रधानमंत्री होगा। ये तो बात पहले से ही लिखी हुई थी। अब उसने यहाँ ये लिख दिया कि इसकी सलाह और सहायता पर राष्ट्रपति काम करेगा। एब्सोल्युटली कर दिया बिल्कुल राष्ट्रपति को, जो उसने कह दी, जो बिल पहुंच गया उस पर आपको साइन करने, एकदम तुरंत साइन करने। करेगा मतलब अपना दिमाग नहीं लगाएगा। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया हमने 1978 में, और हमने यहाँ इसका एक दूसरा क्लॉज जोड़ दिया, और उसने ये बात कह दी कि भाई राष्ट्रपति किसी बिल को एक बार लौटा सकता है। किसे? जहां से वो आया है। और लौटा सकता है, लौटाने का मतलब है जब वो लौटा के वापस जाएगा तो उसे साइन करने पड़ेंगे। ऐसी पावर किसी के प्रेसिडेंट के पास नहीं है। एक बार वो उसे लौटा सकता है, तो इसलिए 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उसे एब्सोल्युटली कर दिया था, और 44 में उसे ये पावर दे दी कि वो किसी भी बिल को एक बार लौटा सकता है। यहां 2 एक्सेप्शन है। पहला, मनी बिल ऑब्लिक फाइनेंस बिल, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को नहीं लौटा सकता। तो इसका मतलब लौटा कैसे सकता? ऑर्डिनरी बिल को ही लौटा सकता है। 2 बिल को वापस नहीं कर सकता। कौन कौन से को? मनी बिल को और फाइनेंस बिल को, या ऑब्लिक कर देते हैं फाइनेंस बिल, और यहां हम लिख देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। CAB लिख दूं? है क्या है ये CAB? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। 2 बिलों को वो लौटा नहीं सकता। इसका मतलब ऑर्डिनरी बिल को वो लौटा सकता है। ऑर्डिनरी बिल को वो लौटा सकता है। ये बात यहां तक समझ में आ गई आपके? पहली बात, उसने तुरंत साइन कर दिया, एक्ट बन गया। दूसरी बात, वो बिल को लौटा रहा है। क्यों लौटा रहा है? वो कह रहा है कि यार इसमें ये चीजें और जोड़ घटा के लाओ, मैं साइन कर दूंगा। लेकिन वो किन 2 बिलों को नहीं लौटा सकता? इन 2 बिलों को नहीं लौटा सकता।
हो गई बात यहाँ तक? साइन कर दिए, एक्ट बन गया। दूसरी बार क्या कर सकता है वो, यहाँ उसे एब्सोल्युटली कर दिया, 44th में उसे लौटाने की पावर दी, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन डाल दिए कि दो चीज़ों को नहीं लौटा सकता वो। अब लास्ट बात समझिए, लास्ट नहीं, अभी इसमें ही है एक बात। मान लीजिए, एक बात सुनिए, मैंने कहा कि मैं 100 रुपये लूंगा, नहीं, हमने कहा हम जो फीमेल को है वो सीधी 6 मंथ की क्या दे रहे हैं, मैटरनिटी लीव दे रहे हैं। हाँ भाई, समझिए बात, मेरी बात, कोई बात नहीं, बिल पास हो गया दोनों हाउस से। कैसा बिल होगा? ऑर्डिनरी बिल होगा, ठीक है, ये कानून बना है, ऑर्डिनरी बिल है ना, मनी बिल है ना, फाइनेंस बिल है ना, संविधान में संशोधन कर रहे हैं हम। आगे आप हमारी बात समझ में? बिल कहाँ पहुंचा? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने कहा नहीं यार, इसे इसे काम करो, आप सीधे 12 महीने करो, तब मैं आपको साइन करके दूंगा। ऐसा समझिए बात। अब कितने महीने करो? पूरे 1 साल की दो। बिल लौटा दिया, साइन नहीं करे। अब पार्लियामेंट ने क्या काम करा? पार्लियामेंट ने उस बिल को दोबारा पास करा। दोबारा पास का मतलब दोनों हाउस ने पास करा, समझ लो। अब बिल में उन्होंने कहा कि हम तो 6 महीने ही रखेंगे, तो अब प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। आप हमारी बात समझे जो हम कहना चाह रहे हैं? बिल को एक बार लौटा सकता है, लेकिन कौन कौन से बिल को नहीं लौटा सकता? इन 2 बिलों को नहीं लौटा सकता, साइन करेगा। तो एक ही बिल तो बचा फिर हमारे पास, कौन सा? ऑर्डिनरी। हमने कहा मैटरनिटी लीव हम 6 महीने देंगे, प्रेसिडेंट ने कहा कि यार नहीं, 12 महीने करो, पूरे 1 साल की करो। लौटा दिया बिल, तो आया कहाँ लौट के? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने फिर उसे दोबारा दोनों हाउस ने अलग अलग फिर पास करा, और उन्होंने राष्ट्रपति की उस एडवाइस को माना ही नहीं। उन्होंने कहा हम तो 6 महीने ही रखेंगे, तो अब राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे। थोड़ी सी उलझन लग रही होगी जरूर, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात, अगर मेरी पिछले बातों को समझे हैं जो मैंने आज पढ़ाया है, तो उसमें उलझने वाली कोई बात है नहीं। मैंने यूएसए में कहा कि वो 10 दिन है सिर्फ, यहाँ टाइम बाउंड है, यहाँ टाइम बाउंड नहीं है, ठीक। तीसरे पॉइंट पे आ जाऊँ मैं, तीसरे पॉइंट पे आ जाऊँ मैं इस पे। अभी तो मैंने 2 ही पॉइंट बताए, नहीं, वो 3 कदम उठा सकता है, पहला और दूसरा, वो तो इसके है। अब तीसरे कदम पे आ जाऊं, आ जाए। तीसरी बात आपको ये समझनी है, मैं इसे मिटा रहा हूं, मिटा दें? हाँ भी दोस्तों, कोई टेंशन तो नहीं है किसी को? अभी यह है तीसरा पॉइंट। आप कहोगे सर आप कहाँ लेके जाओगे, तो अभी मैं आपको कहीं नहीं लेके जा रहा, आप उसकी टेंशन ना लें। लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल 200 एंड 201 है, दोनों बातें बस एक एक लाइन में समझनी है। अब एक एक लाइन होंगी या 2-2 लाइन होंगी, ये अब आपको पता लग जाएगा, है नहीं? तो आर्टिकल 201 ये बात कहता है कि देखिए, ये हो गया, हम स्टेट में आ गए थोड़ी देर के लिए, आगे भी स्टेट में मतलब अरुणाचल प्रदेश में आ गए। स्टेट का मतलब है यहाँ मैंने किसी स्टेट को ले लिया, तो स्टेट के पास एलए है या नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली है या नहीं है? सबके पास है, सिवाय कुछ यूटी को छोड़कर, बाकी सबके पास है। दिल्ली के पास है नहीं है, पांडिचेरी के पास भी है, जेएंडके के पास भी है, बाकी चंडीगढ़ से पूछो, चंडीगढ़ क्या है, यूनियन टेरिटरी है, उसके पास नहीं है। तो लगभग सभी के पास है, बाकी जो हमारे स्टेट बचे उनके पास है या नहीं है? अबे हाँ कर दो यार, क्यों भी दोस्तों, है। इसका जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन है? गवर्नर है।
कौन है बेटा? गवर्नर है। यहाँ के भी हैं कोई गवर्नर? नहीं। अब यहाँ की जो एलए है उसके कहीं कहीं 2 हाउस भी हैं और कहीं कहीं एक ही हाउस है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में एक ही है स्टेट लेजिस्लेचर, सेकंड हाउस नहीं। ये बात तो साफ है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, है नहीं? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब ये भी कोई लॉ बनाएंगे? नहीं। किस पे बनाएंगे? स्टेट लिस्ट पे, जो मैंने आपको बताई थी। कितनी लिस्ट है हमारे पास 7 शेड्यूल में? 3। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। याद आ गई आपको? अब रिकॉल हो रही है बातें। तो स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने का राइट इसके पास है या नहीं है? है। स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बनाने का राइट किसके पास है? स्टेट के पास है। अरुणाचल प्रदेश उस स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है उन पर कोई भी कानून बना सकती है। किसके लिए बना सकती है? अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए, एआरपी के लिए। बना सकती है नहीं? या नहीं बना सकती? बना सकती है। लेकिन ये इसके पास ये राइट नहीं है कि वो एमपी के लोगों के लिए कानून बना दे, यूपी के लोगों के लिए कानून बना दे। ये बना सकती है? नहीं बना सकती, क्योंकि यूपी के पास भी है और एमपी के पास भी है। तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए कानून बनाने का राइट किसके पास है? अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। इसका हेड ऑफ स्टेट कौन है? गवर्नर है। इसे किसने अपॉइंट करा है? प्रेसिडेंट ने। किसने करा है? प्रेसिडेंट ने करा है, नो डाउट। काम क्या है? ये स्टेट को वॉच करता है कि इन्होंने जो कानून बनाया है वो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही बनाया, कि ऐसा तो नहीं कोई और कानून बना दिया हो। ऐसा तो नहीं आप कोई नुकसान देने की कोशिश कर रहे हो भारत को? ऐसा तो नहीं आपने कोई ऐसा कानून बनाया हो जो हमारे यूनियन से आप अलग होने की बात कर रहे हो? आर्टिकल 1 को नुकसान दे रहे हो, यूनियन ऑफ स्टेट को नुकसान दे रहे हो? ऐसा तो नहीं कर रहे कुछ। इस बात को वॉच कौन कर रहा है? इसलिए मैंने बताया गवर्नर है का डोमिसाइल नहीं होगा। कहाँ का होगा? किसी बाहर स्टेट का होगा, क्योंकि उसका इमोशनली अटैचमेंट आपसे नहीं हो सकता कभी भी। पेमा खांडू जो सीएम साहब हैं उनका है आपसे अटैच, क्योंकि आपके बीच के हैं वो। लेकिन जो गवर्नर है वो कहाँ का है? वो यहाँ नहीं है। मैंने आपको उस दिन कैडर पॉलिसी सिखाई थी, आपको कैडर पॉलिसी बताई थी नहीं? आप हैं कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के, और आप आईएएस बन गए, कैडर मिल गया आपको यूपी का। तो वहां आपका इमोशनली अटैचमेंट कहीं नहीं है किसी के साथ भी। वहां आप किस चीज का ध्यान दोगे? लॉ एंड ऑर्डर पे, कि ये नहीं बिगड़ना चाहिए, नहीं बात खराब हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, लाठी चलानी पड़े या समझाना पड़े लोगों को, कुछ भी करें। तो इमोशनली अटैचमेंट इसका नहीं होगा सीएम के साथ या इनके साथ, नहीं होगा। ये वही काम करवाएगा जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है। बिल पे साइन करेगा नहीं करेगा? ये भी करेगा। यही तो बात है। मैं एक बार आपको सब सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ लेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट मुझे ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं, आप मुझे उल्टा पढ़ाएंगे। इसलिए मैं सारी चीज़ों को पहले ही समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक भाई? गवर्नर के पास कोई बिल गया और गवर्नर के पास आर्टिकल 201 में ये पावर है कि स्टेट के किसी भी बिल को वो रिजर्व रख ले। किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। अब आप हमारी बात समझिए। अब कहो सर कहाँ उलझा रहे हो? आज उलझा नहीं रहा हो। स्टेट लिस्ट के किसी भी बिल को इनेक्ट करने की पावर किसके पास है? गवर्नर के पास। गवर्नर कहता है कि मैं इस बिल पे साइन करता ही नहीं। कौन करेगा भाई? मैंने रिजर्व रख लिया किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। इसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस। उड़ने नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप हमारी बात? उड़ने नहीं दिया जाएगा। ना हमने फेडरल लिया है और ना हमने यूनियन लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हम काम इसके जरिए यूनिटरी फोर्सेस के जरिए काम कर रहे हैं। बिल कहां पहुंच गया? दिल्ली। आर्टिकल 201 में गवर्नर के पास ये पावर है
कि वो स्टेट के किसी भी बिल को, यहाँ तक कि फाइनेंस बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो इनके पास है ही नहीं, ये संविधान में संशोधन तो कर नहीं सकता स्टेट, तो इनके पास दो ही तो बिल होते हैं, मनी बिल, फाइनेंस बिल और ऑर्डिनरी बिल। वो किसी भी बिल को, इसमें इंक्लूड है मनी बिल और फाइनेंस बिल, और मैंने कहा पार्लियामेंट के मनी बिल और फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट नहीं रोक सकता, लेकिन राज्यपाल स्टेट के किसी भी बिल को, आप मेरी भाषा समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, किसी भी बिल का मतलब जितने भी बिल है, वो फाइनेंस हो या फिर मनी हो या फिर वो कोई ऑर्डिनरी बिल हो, को रिजर्व रख सकता है किसके लिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। और तीसरे कदम में मैं आपको यही बता रहा था कि अब इस बिल पर वो साइन करें या नहीं करें, वहां उनके पास एब्सोल्युटली पावर है। अगर साइन कर दिए तो एक्ट बनेगा वो स्टेट में, और साइन नहीं करे तो वो एक्ट नहीं बनेगा। बिल्कुल। थर्ड वाला कौन सा बिल है? स्पेशली स्टेट का बिल है। मेरे प्रेसिडेंट कितने कदम उठा सकते हैं दोस्तों? 3 कदम। पहला, वो साइन कर दे, एक्ट बन जाएगा। दूसरा, वो लौटा दें उसे, और लौटाने के बाद भी अगर वो हूबहू जाता है तो फिर उसको साइन करने पड़ेंगे। और तीसरा कदम है, स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट में गवर्नर द्वारा जो रिजर्व किया गया है उस बिल पर साइन करें नहीं करें, ये उनके पास क्या है? एब्सोल्युटली पावर है। कैसी पावर है बेटा? एब्सोल्युटली पावर है। मतलब अगर साइन नहीं करे बुची उन्होंने, तब प्रेसिडेंट ने, तो क्या होगा? वो कानून स्टेट में भी नहीं बनेगा। आज के बाद से आपको मेरी बातें अब सही समझ में आनी है, क्योंकि वो लिंक सारे अब मैंने आपके इंटरलिंक करती हैं। अब आप, मैं अगर कुछ पूछे करूँगा तो आप बता दिया करो, बोले हाँ ये बात वहाँ देखी थी, हमने पढ़ी थी, पढ़ाया था आपने। हाँ भाई, ट्रिपल वन का मतलब समझे अब आप? उसके पास लेजिस्लेटिव पावर है या नहीं है? नहीं साइन करेगा तो कानून नहीं बनेगा, और जब कानून नहीं बनेगा तो उसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे पाएंगे आप, ना इंडिया में ना इंडिया के किसी स्टेट में। तो है उसके पास ये पावर या नहीं? हाँ भाई, है। आगे चलूं? आर्टिकल 111 समझ में आ गया? ये उसके पास वो पावर है। अब देखिए, कंपेयर करके जब हमने देखा तो इंडिया के नहीं, पूरे वर्ल्ड में किसी प्रेसिडेंट के पास वो पावर नहीं है। ना यूएसए के प्रेसिडेंट के पास है। 10 दिन तक साइन कर दिए ठीक है, नहीं तो कानून तो बनेगा, वो कांग्रेस बना लेगी। यूके का प्रेसिडेंट साइन करेगा, वहां स्टेट ही नहीं है तो बिल किसका और का है, करेगा। लेकिन मेरा प्रेसिडेंट वो 3 कदम उठा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह, टाइम बाउंड नहीं है। जब मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा ना पार्लियामेंट, तो यहां उसकी जब मैं वीटो पावर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा इसमें वीटो पावर क्या होती है। ठीक, वीटो पावर ही समझ लीजिए आप एक तरह से। ये हमारे यहाँ जो है, चलिए 1 मिनट में समझ लेते हैं, है नहीं? मैं आगे चलूँ थोड़ा सा। अब मेरे पास एक आर्टिकल बचा हुआ 1 2 3 जो मैंने शुरू में लिखवाया था। 1 2 3 तो बचा होगा, ठीक? इसमें बहुत सारे, हाँ बताइए। एक्चुअल में आप एक सेंस अभी नहीं समझ रहे हैं मेरे कहने का। आर्टिकल 74 का 1 क्लॉज कहता है कि राष्ट्रपति काम करेगा। रिकमेंडेशन किसकी, एडवाइस किसकी? पीएम और उसके मिनिस्टर की। तो वही तो रोके हुए, साइन करना ही नहीं है, अभी करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, या करने है तो कर दो। एडवाइस किसकी चल रही है? उनकी चल रही है। समझ गए आप पूरी मेरी बात? एडवाइस किसकी है? प्रधानमंत्री और
उसकी मंत्री परिषद की लिखा है ना उसमें कि मंत्री परिषद की सलाह के अकॉर्डिंग काम करेगा, जैसा वो मंत्री परिषद उसकी कहेगी। हाँ भाई, 1 मिनट आप मेरी बात को समझ लीजिए और मैं एक थोड़ी सी बात समझा देता हूँ, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको भी होगा और मुझे भी हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है आपको? क्यों भाई, गुची? अब देखिए, अगर ये लिंक ऐसा नहीं जुड़े तो फिर पॉलिटी पढ़ने का क्या मतलब रह गया? ये रह गया? नहीं रहा। देखिए, अब मैं आपको थोड़ी सी देर में एक ये चीजें पढ़ाना चाहता हूं। वीटो पावर, अब इसमें कंपेयर करनी पड़ेगी हमें। हमें कंपेयर करनी पड़ेगी किस किस से? सुन लीजिए आप, यूके से, यूएसए से, और ज्यादा दूर नहीं लेके जाऊंगा, फ्रांस से। बस 3 जगह करनी पड़ेगी। आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है ये रिक्वायरमेंट है उसकी, मेंस की। वीटो पावर अगर प्रेसिडेंट के पूछने लगे वो, तो फिर आप ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी। तो वीटो पावर जो पूरे वर्ल्ड के लोगों के पास है, 4 टाइप की है। कितनी है? अब आप, मैं यूएनएससी की बात नहीं बता रहा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। वहाँ वीटो पावर क्या? वीटो पावर समझिए कुछ थोड़ी बहुत कभी। किसके पास है? 5 कंट्रीज के पास है। याद है क्या है इसका मतलब? एक लाइन में समझ लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको इसके बारे में भी जानकारी उतनी नहीं है। कितने मेंबर हैं ये? कौन कौन से हैं? एंड इतने देशों के पास क्या है? वीटो पावर है। यहाँ वीटो पावर को मतलब समझिए क्या है, और यहाँ की वीटो पावर अलग है। मान लीजिए किसी एजेंडे पर बात बनी कि भाई हमें क्या है कि हमें चाइना पर अटैक, नहीं चाइना पर तो अटैक कर ही नहीं सकते हम, ये तो गिरा लेगा वैसे ही, है नहीं? सुनिए, मान लीजिए फिलिस्तीन की बात करते हैं, फिलिस्तीन की बात करते हैं, इसे भी रहने दो, सीधा एग्जाम्पल लेते हैं पाकिस्तान। ये आदमी बहुत सुपर है। मूवी देखी इनकी कोई सी? आपने धुरंधर देखी किसी ने? नहीं, नहीं देखी? धुरंधर नहीं देखी? अरे यार कैसे आदमी हो यार आप लोग, नहीं देखी? देख लेना एक बार। ठीक, पाकिस्तान की बात करते हैं। इंडिया ने कहा कि भाई, इंडिया है नहीं, वीटो पावर में नहीं, इंडिया ने कहा कि भाई यहाँ सबसे ज़्यादा टेररिस्ट कैंप है, और जो ये मसूद अजहर जो हैं, इन्हें इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करना है। इंटरनेशनल लुक आउट नोटिस जारी करना है, मतलब जिस देश के पास भी हो तुरंत इसे पकड़ के दे। किसे दे? हमें दे, इंडिया को दे, ऐसा बात। ये 4 कंट्री हमारे साथ हो गए। चाइना बोला भाई क्या कर रहे हो? बोले ऐसा ऐसा कर रहे हैं। बोले कुछ नहीं होगा, हटाओ, जाओ निकलो। मतलब जो कानून पास होता है वो मेजोरिटी से होता है। एक आदमी ने 4 की पावर को 0 कर दिया, दैट कॉल्ड एब्सोल्युटली वीटो। आप हमारी पूरी बात समझ गए? एक आदमी ने पूरे प्लान को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। हालांकि फैसला कैसे होना चाहिए था? 5 है तो 3 से हो जाता फैसला। 3 जो कहते, 2.5 होता है ना इसका मेजोरिटी, 50% + 1। 3 लोग कह देते, बोले हाँ ठीक है तो हो जाएगा, तो चाइना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन चाइना आके कहता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो हटो, बंद करो ये तामझाम सब। दैट कॉल्ड वीटो। किसी देश पर अटैक होगा या नहीं होगा, जब तक ये 5 लोग सहमत नहीं होंगे। कितने? 5, इससे पहले कुछ नहीं होगा। समझ गए आप मेरी बात? यहां एक आदमी ही 4 आदमी की पावर को 0 कर देता है।
जनरली होना कैसा चाहिए? 3 पे हो जाता, नहीं हो जाता? मेजोरिटी तो यही कहती है, लेकिन ये नहीं हुआ, इसे कहते हैं वीटो। तो वीटो कितने लोगों के पास है? ये है 5 लोगों के पास। अब देखिए भाई, एक पावर होती है, एक वीटो होती है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो। दूसरी पावर होती है स्पेशल वीटो। स्पेशल वीटो। तीसरी पावर होती है सस्पेंडेड वीटो। ठीक। टेंशन तो नहीं आ रही किसी को? दिमाग सेट है सबके? क्योंकि मैं इसलिए बहुत स्लो चलता हूँ, आप लोगों को साथ लेकर चलना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि भाई मैं अगली बात बता दूँ और पता चला पिछली आप भूल जाएं। तो कहीं ना कहीं लिंक जुड़ा रहना चाहिए आपका। स्पेशल वीटो, एब्सोल्युटली वीटो, स्पेशल वीटो, ठीक, सस्पेंडेड वीटो। एक वीटो मेरे दिमाग से स्किप हो रही, लेकिन चलिए अभी इन पे बात करते हैं, यहाँ तक मुझे आ जाएगा याद, जानता हूँ ये बात। एब्सोल्युटली वीटो आज वर्ल्ड में किसी प्रेसिडेंट के पास नहीं है। थी किसके पास? यूके के क्राउन के पास थी इससे पहले। लिखवाया ना मैंने, ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई। अब अपना दिमाग लगाइए कि अभी अभी मैंने आर्टिकल 201 पढ़ाया आपको। स्टेट बिल पर हमारे प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्युटली वीटो है या नहीं है? वर्ल्ड में किसी के पास है या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट के मामले में हमारे प्रेसिडेंट के पास आज भी है। जब तक वो साइन नहीं करेंगे कानून नहीं बन सकता, और साइन नहीं करे जीरो। मेरी बात समझ के बाप, मेरी बात समझ के। स्पेशल वीटो है यूएसए के प्रेसिडेंट के पास। और हाँ देखो, अब मैंने कहा नहीं पॉकेट वीटो, मैंने कहा यहां तक आते आते मुझे याद आ जाएगी। पॉकेट वीटो, 4 वीटो हैं। आपको मैं एक सच और बताऊं, मैं 1 मिनट भी नहीं तैयार करता आप लोगों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में इतनी चीजें हैं, ये मतलब मैंने ये जिंदगी जी है। अगर आपने मूवी देखी हो दृश्यम, बोले नहीं देखी सर, धुरंधर जरूर देख लेना यार। मतलब मेरी एक एडवाइज है आपको कि धुरंधर मूवी देख लेना एक बार आप। मतलब मैंने कहा वो इतनी सुपर बनाई है कि पाकिस्तान वाले विरोध करते कि इधर को आना जाए ये हमारी साइड को। ठीक भाई, पॉकेट वीटो है नहीं। स्पेशल वीटो है यूएसए के प्रेसिडेंट के पास। कैसे है? कैसे है भाई? वो साइन करे या नहीं करे 10 डेज का मामला है बस। मैंने बताया कितने दिन का है? 10 डेज का है। होगी नहीं कैसी स्पेशल वीटो होगी नहीं होगी उसके पास कि वो साइन करेगा, मना करते साइन नहीं करता, चलो लेके जाओ इस बिल को, तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। समझ गए आप हमारी बात? लेकिन मेरा प्रेसिडेंट को साइन करने ही पड़ेंगे। ठीक। सस्पेंडेड वीटो है फ्रांस के प्रेसिडेंट के पास। सस्पेंडेड वीटो किसके पास है? फ्रांस के प्रेसिडेंट के पास है। देखिए, फ्रांस की पार्लियामेंट ने कोई कानून पास करा, ठीक, कानून पास करने के बाद सीधा कहां पहुंचा? प्रेसिडेंट के पास पहुंचा। प्रेसिडेंट उस पर साइन कर सकते, नहीं भी कर सकते। अगर इन्होंने साइन कर दिए तो एक्ट बन गया, और अगर इन्होंने साइन नहीं करे
तो ये बिल वापस चला जाता है किसके पास? पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट इसे सिंपल मेजोरिटी से, यहां मैंने कहा स्पेशल मेजोरिटी से पास करा है इस बिल को। यूएसए की कांग्रेस ने कैसे करा? 2/3 से पास करा। वहां क्या करा उसने? सिंपल मेजोरिटी से पास करा, और सिंपल मेजोरिटी से पास करने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति साइन करें या नहीं करें, वहां भी कानून बन जाता है। इसलिए क्या है, इसे कहा गया सस्पेंडेड। क्यों कहा गया? क्योंकि प्रेसिडेंट किसी बिल को कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर सकता है, रोक नहीं सकता एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली रोक नहीं सकता, सस्पेंड जरूर कर सकता है कुछ दिन के लिए। ठीक, इसे कहते हैं सस्पेंडेड। यू फ्रांस के प्रेसिडेंट के पास है। अब आप इंडिया में आओ तो सस्पेंड तो हम भी कर देते हैं या नहीं कर देते? कुछ दिनों के लिए सस्पेंड हो ही जाता है या नहीं हो जाता? क्योंकि टाइम बाउंड है ही नहीं वहां। और एब्सोल्युटली पावर अगर देखी जाए तो आर्टिकल 200 में तो है उसके पास, रोक सकता है वो। ठीक, अब देखिए पॉकेट वीटो, ये भी यूएसए के प्रेसिडेंट के पास है। पॉकेट वीटो किसके पास है भाई? आपने कोई एक बिल सुना है कभी? ज्ञानी जैल सिंह पॉकेट वीटो? इंडिया की बात है, इंडिया की बात है, 1986 की बात है, 1986 की बात है, राजीव गांधी जी की सरकार थी। पॉकेट वीटो का मतलब समझिए पहले। अब आप ये सारी वीटो समझ गए? एब्सोल्युटली वीटो का मतलब है क्या? मतलब है यूएके के क्राउन के पास इससे पहले थी। कैसे? पार्लियामेंट ने कोई बिल पास करा, उसने कहा कोई बिल पास नहीं होगा, बंद करो ये तामझाम सब, तो कानून बन ही नहीं सकता था वो। दैट कॉल्ड एब्सोल्युटली वीटो। पार्लियामेंट ने बिल पास करके भेजा, क्राउन के पास बोले साइन कर दो, बोले नहीं करते, हटाओ, बंद करो, तो अब कानून नहीं बन सकता। पार्लियामेंट चाहे 2/3 से मेजोरिटी से करे या सुपर मेजोरिटी से करे, बिल पास नहीं हो सकता वो। मतलब बिल तो पास हो सकता है लेकिन कानून नहीं बन सकता। बिल तो पास हो सकता है लेकिन वो कानून नहीं बन सकता। एब्सोल्युटली वीटो का मतलब किसके पास थी? यूके के क्राउन के पास थी। कब? इससे पहले। इसके बाद से आज का यूके का क्राउन क्या करता है? लाओ भाई साहब, कहां साइन करने? आप चाय पियो, मैं साइन कर रहा हूं। ये हालत हो गई है। तो एब्सोल्युटली वीटो में हम अगर इसे कंपेयर करें तो किससे कर सकते हैं हम? आर्टिकल 201 से कर सकते हैं। अगर राज्यपाल किसी बिल को रोक ले, राज्यपाल ने बिल नहीं रोका तो नहीं है। ठीक, स्पेशल वीटो क्या है? यूएसए की पार्लियामेंट ने पास करा, ट्रंप के पास भेजा, ट्रंप बोले साइन नहीं करते, तो 10 दिन के अंदर लौटाओ। 10 दिन के अंदर लौटा दिया। वहां की कांग्रेस ने स्पेशल मेजोरिटी से क्या करा? इस बिल को दोबारा पास कर दिया। अब हम प्रेसिडेंट के पास भेज ही नहीं रहे, वो लागू हो गया, इंप्लीमेंटेशन हो गया। दोनों बात समझ में आ गई। स्पेशल वीटो का क्या मतलब है? स्पेशल मेजोरिटी से पास करा। थर्ड पे आ जाते हैं सस्पेंडेड वीटो। किसके पास है? फ्रांस प्रेसिडेंट के पास है। यहां की पार्लियामेंट ने कानून पास करा, ठीक, भेजा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने उस पर कुछ समय के लिए साइन नहीं करे, कोई बात नहीं, लौटा दिया बिल को। इसने ये सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया। कैसे कर दिया? सिंपल मेजोरिटी किसे कहते हैं भाई? 50% +1। 5 लोग बैठे हो, 3 जो कह दो, दैट कॉल्ड सिंपल मेजोरिटी। तो बोले सर सस्पेंडेड वीटो कैसे हो गई है? उतने समय के लिए राष्ट्रपति ने उस बिल को सस्पेंड रखा, कानून तो नहीं बना वो, सिंपल मेजोरिटी से इसने पास करा, कानून बन गया। दैट कॉल्ड सस्पेंडेड वीटो, यानी कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया। डन, सस्पेंड कर दिया कुछ समय के लिए। अब पॉकेट वीटो पे आ जाइए, किसके पास है? यूएसए के प्रेसिडेंट के पास है। टाइम तो निकल गया भाई, अभी खटखटाए नहीं, चलिए पॉकेट वीटो को समझ लीजिए एक लाइन में। पॉकेट वीटो क्या कह रहा है? जब कांग्रेस ने कोई पास बिल करा, ठीक, किसने करा? कांग्रेस किसे बोल रहा हूं मैं?
यूएसए की पार्लियामेंट को, बिल पास करा, प्रेसिडेंट के पास गया, ठीक, प्रेसिडेंट को लग रहा है कि ये इसका टाइम पूरा हो चुका है, 10 दिन के अंदर अंदर डिसॉल्व हो जाएगी क्या कांग्रेस, इलेक्शन दोबारा होने वाले हैं 10 दिन के अंदर अंदर, तो ना उसने लौटाया और ना साइन करे, पॉकेट में रख लिया, दैट कॉल्ड पॉकेट बीटू। बूची हंस रहे हैं पीछे से, बूची क्या बात है, हंसी क्यों आ रही है आपको? कहो सर ये तो फंसा रखा है इन्होंने, है नहीं? देखिए आप मेला मेरी बात समझे या नहीं, प्रेसिडेंट को लगा कि 10 दिन के अंदर अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, इसका टर्म पूरे होने वाला है, ऐसा तो है नहीं 50 साल के लिए बैठी है कांग्रेस, 5-4 साल के लिए बैठी है, ठीक है, 10 दिन के अंदर अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, ना साइन कर रहा है ना लौटा रहा है, कहाँ रख रहा है, पॉकेट, दैट कॉल्ड पॉकेट बीटू। अब एक लाइन में आप मेरी बात समझें, बात एंड कर रहे हैं क्योंकि वेट कर रहे होंगे लोग, है नहीं, 9 बजे से दूसरी क्लास हो जाती है ना, आप भी तो लेते हो इस क्लास को, देखो एक बात और बताएं हम आपको, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, जब तक 3 घंटे की क्लास ना हो ना, इससे पहले मज़ा नहीं आता। हाँ बिल्कुल है भाई, हाँ, पॉकेट में रख लेता है वो, बोले करना ही नहीं। अब नई सरकार आएगी, अब वो उस बिल को कैसे पास कराएगी वो अलग बात हो गई। अब देखिए पॉकेट बीटो में इंडियन प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं, है क्लास भाई, क्लास है तभी तो ना खटखटा रहा कोई। चलिए पॉकेट बीटो में इंडिया में आ जाते हैं बेटा। नहीं मैंने कहा वहां तो टाइम लिमिट है, वो 10 दिन है, यहाँ पर नहीं है। नहीं अभी समझिए आप मेरी बात यार, यहाँ ऐसे इंडिया में आ गए भाई, है नहीं, बिल गया किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट को लगा कि, या सरकार को लगा, प्रेसिडेंट को लगा कि सरकार बहुत जल्दी डिसॉल्व होने वाली है, यानी कि लोकसभा भंग होने वाली है, इसका टर्म पूरे होने वाला है, इसका टर्म, आइए आइए जी, पढ़ाने नहीं देंगे छोड़ दो, क्योंकि आपका, बंद करो भाई, ये पॉकेट बीटो बंद करो, अपनी अपनी पॉकेट बंद करो।